So before we begin the class, I want to know something from your side, for which just open your notebook, everyone, and without consulting each other, write down. नोटबुक नहीं है, पर्ची पे काम कब तक चलेगा? बारिश पड़ रही है, आज पहला क्लास है इसलिए आ जाओ, उसके बाद से आने का अलाउ नहीं मिलेगा मेरे बाद, और चाहे जहाँ करना हो मेरे आने के बाद नहीं। एक तो हम खुद लेट लतीफ़ हैं और हमसे ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं होना चाहिए कोई। चलो नोटबुक पे सबसे पहले आप लिखें, आपने यहाँ कौन से कोर्स में इनरोल किया है खुद को। ये बहुत बचगाना क्वेश्चन है लेकिन मजबूरी है। ये कुछ सिचुएशन ऐसा फेस करना पड़ता है एग्ज़ाम में आपके साथ, दैट इज़ वेरी ट्रबलसम। लिख लिया, एक दूसरे से कंसल्ट नहीं करोगे, और उस जिस कोर्स के लिए इनरोल किया हो उसका फुल फॉर्म भी लिखो। नेक्स्ट, राइट डाउन टुडे नाउ व्हाट इज़ द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस सब्जेक्ट। लिख लिया? जी मैम बताइए, आपके कोर्स का नाम बताइए। आपके डिग्री में कोई साइकेट्री मटेरिया मेडिका नहीं लिखा हुआ मिलेगा। फुल फॉर्म इस मीनिंग से डिफरेंस भी है किसी का लिखा हुआ? मास्टर वगैरह लिखा हुआ नहीं किसी में? सब्जेक्ट का नाम बताओ। अब इधर से आप बताइए, अभी जो पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? दिस इज़ नॉट ए क्लास ऑफ ऑर्गेनन। टाइम टेबल नहीं देखा आपने? सब ने क्या ऑर्गेनन लिखा है? सब्जेक्ट क्या लिखा? ऑर्गेनन? ऑर्गेनन नहीं है, आप बताओ। 80 फुल फॉर्म? सब ने यही लिखा है? ATFS किसने लिखा है? H या S? H श्योर? बहुत सारे जगह यूनिवर्सिटी कॉपी में देखने को मिलता है ATFS लोग ने लिख रखा है, इसीलिए इसको पूछना पड़ा। चलो बैठ जाओ। नाउ द क्वेश्चन इज, एज यू नो दिस इज नॉट द रेगुलर सब्जेक्ट, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट? व्हाई this subject is included in your curriculum? Anyone? ऑर्गेनन पढ़ते ही हो, मटेरिया पढ़ते ही हो, रेपर्टरी पढ़ते ही हो, then what is the need of this subject? तो वो तो मटेरिया में भी मिलेगा, ऑर्गेनन में भी मिलेगा, फिर ये नए से क्यों? Anyone? इंटर? तो ऑर्गेनन वाला तो ऑर्गेनन पढ़ा के जाएगा, मटेरिया वाला मटेरिया पढ़ा के जाएगा एज़ यूजुअल। तो लिंक कौन करेगा? बोलो, कुछ बोल रहे थे आप। सर जो हमारा फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल से हमारे जो एलाइड हम सिस्टम पढ़ते हैं उसको कॉरलेट करना एज ए मैथमेटिक वे में, एज ए फिलोसफी वे में, या प्रिंसिपल के तहत कि हम उसको प्रॉपर कॉरलेशन के साथ करें। तो वो तो ऑर्गेनन में होगा ही। हाँ सर, मतलब ऑर्गेनन से प्रिंसिपल भी हमको कलेक्ट करना है सर, और रिपर्टरी फार्मेसी तो ऑर्गेनन में तो मिलेगा ही, तो फिर अलग से क्या कलेक्ट करना? बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट, पीजी में एमडी जो कर रहे हो यहाँ, इसके जगह पे कौन सा सब्जेक्ट था पता है? बैठ जाओ। ये जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इसके पहले इसकी जगह पे कौन सा सब्जेक्ट था? इट वॉज कॉल्ड मैन इन हेल्थ एंड मैन इन डिजीज़। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया देयर इज़ चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, एंड इट इज़ नॉट ओनली इन योर syllabus and in your curriculum, even for class 10th, class 12 there is drastic change in education system. Even the college life there is change जो 10 से 12 के बीच का है,
and equally this change occurs in higher education also, and this change was motivated by the term that is called competency based education. What this is called is competency based education. It is important for you, for your learning. It is equally important for your teachers for teaching. Otherwise वही कहानी जो यूजी में कह के गए थे वही दोबारा से रिपीट करके चले जाएंगे. टाइम तो निकल जाएगा, बट द पर्पस ऑफ डेवलपिंग दिस सब्जेक्ट विल नॉट बी फुलफिल्ड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिलेबस ऑफ ATFH? इस सब्जेक्ट का सिलेबस किसके किसके पास है? इस टाइम नहीं है, मतलब है कि नहीं, हर चीज़ तो लेके नहीं ढूंढा जाता. घर पे है, सबके पास है. अभी आधा ऐसे से हिल रहा था, अब सुन के फिर बोलोगे है. और अगर है तो अगली क्लास में हम चेक करेंगे, लेके आइएगा वो पेपर. क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है तो रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट काउंटर से टिकट कहाँ का लोगे? नहीं. और अगर जबरन टिकट ले भी लिया तो उठोगे कौन सी ट्रेन में? This is one of the very first target of this what is called competency based education. How many of you have heard the name Benjamin Bloom? बेंजामिन ब्लूम. कितने महीने हो गए अभी पीजी का क्लास करते हुए? 8 मंथ. 1 महीना और ऐड करोगे तो एक नया लाइफ जनरेट हो जाता है. बेंजामिन ब्लूम्स in 1956 has given a new concept for teaching and learning, and that concept is known as Bloom's taxonomy. जब नाम ही नहीं सुना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में सुना है? उसके अंदर कहा जाता है दैट इज़ फर्स्ट इज़ कॉल्ड, एक पार्ट है I have to teach this initial part because this is one of the motive of this subject. This is not the part of this subject, and this is applied for every subject nowadays, but it is especially emphasized in this subject what you are going to study. क्या मतलब होता है ये? कॉग्निटिव अफेक्टेशंस, साइकोमोटर. अफेक्टिंग कर लो इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. चलो सुनते जाओ, बोलोगे नहीं तो. फर्स्ट इज cognitive. What I am going to teach you, whether you are understanding it or not. What you are studying, whether you are understanding it or not. Whether it is in your memory, whether it is your intelligence, whether it is your understanding. Have you understand it or not? समझ में तो आ गया. Whether it affect you, whether it excite you, whether you are going to be motivated by this or not. सीख सब लिया, क्लास पूरा कर लिया, याद कर लिया, लेकिन वही a+b² की तरह, उसके बाद कुछ भी नहीं आया उसके बारे में आगे से.
या सिम्टम रट लिया, क्लास 1 घंटा हो गया, बस हाय हाय करके क्लास कट गया. देयर इज़ नो इंटरेस्ट डेवलप्ड आफ्टर दिस टीचिंग और लर्निंग. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी with you for a longer time. So if what you have understand, if it is going to motivate you, then the second purpose is solved. When it is going to develop an interest in you, then the second purpose is solved. Third is whether you are going to replicate it, whether you are going to deliver it. If you are able to deliver it, what you have learned, what you have interested, सीख लिया, इंटरेस्टेड बहुत आया लेकिन किया कुछ भी नहीं, नो पर्पस. तो वो करने की एबिलिटी आ गई. नाउ द वन पार्ट ऑफ दिस टीचिंग इज accomplished, that is called CBE, competency based education. इसके बाद इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. किसी को आता है अच्छे से ड्राइंग बनाने? begins from here. अभी जो हमने आपको बताया, अब उसको इस लाइट में देखो. इन्फॉर्मेशन मिल गई, नॉलेज हो गया. वो नॉलेज डाइजेस्ट कितना हुआ, क्लियर कितना है, उसकी क्लियरिटी कितना है, समझ में कितना आ रहा है. नॉलेज मिल गया, समझ में भी आ गया, लेकिन उसका करना क्या है पता नहीं. फ़ायदा क्या होगा वैसे टीचिंग का, वैसे लर्निंग का. इन्फॉर्मेशन मिल गया, समझ में आ गया, पर्पस अगर पता हो गया उसका कि इसको करना क्या है. नाउ यू विल गो, द फर्स्ट 3 इज़ डिफरेंट एंड द अबव 3 इज़ स्पेशली जो इस पार्ट से बिलोंग करता है. उसके बाद अब उस इंफॉर्मेशन का आप अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग एनालाइज देम, मेक ए डिफरेंट सिंथेसिस एंड इवैल्यूएट इट फॉर ए बेटर एप्लीकेशन. If you have 5 uncommon peculiar characteristic symptom in your case, according to aphorism number 153, the striking peculiar uncommon characteristic is significant and enough for a prescription. But now you are getting here 5. Then how you will make your prescription, upon which you are going to make your prescription. नहीं मिलने की बात अलग है, अगर 5 मिल गया आप क्या करोगे? सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिला था, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं? This is also a part of CBE. You should not be a passive listener. Take part in every class.
बी इंटरैक्टिव। और ये फर्स्ट स्टेप है बी इंटरैक्टिव। सेकंड स्टेप होगा कि हम आपको बुला बुला के यहाँ पढ़वाएंगे, टॉपिक देंगे और आप पढ़ाओगे, जो कमी होगी उसको हम पीछे से फुलफ़िल करते रहेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो जवाब दो, 5 कैरेक्टरिस्टिक मिल गया, क्या करोगे? मतलब ऐसे ही चुप बैठ जाओगे। हेयर लाइज द रोल ऑफ दिस पार्ट। And the final decision can only be made after this. You can't do without this. And for this, there are many hidden motives, many hidden different conditions of evaluations. किसी आप में से किसी, सपोज़ कर लो नंबर ए, इसकी शादी हो रही है, वो दूल्हा बना है, बाकी 50 बाराती हैं। अब अगर जब आप लड़की वाले के घर जाओगे और ये दूल्हा कहीं रास्ते में छूट गया, चाय पीने उतरा तो वहीं रह गया, आप 50 की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे? तो वो ए कितना इम्पोर्टेंट है? चलो, अब आपने समझ लिया कि ए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक बार तो हो गई, अकॉर्डिंग टू इंडियन मैरिज एक्ट दोबारा अभी कर नहीं सकता वो। अब बी की शादी है, वही 50 लोग हो, और अगर अब भी आपने दिमाग में ये रखा कि सारा कंसंट्रेशन ए पे रखा कि ये रास्ते में ना उतर जाना, मतलब बारात जाके फिर वहाँ खाली होंगे, पता चला बी रह गया रास्ते में, ए अब अवेलेबल है वहाँ पे, अब उस बारात की वैल्यू क्या होगी? तो अब अगर ऐसे बात किया जाए, ए इम्पॉर्टेंट है या बी? अदरवाइज दैट इज देयर इज ए रेफरेंस पॉइंट। अगली बार हो सकता है सी इम्पॉर्टेंट हो, तो ए को हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखा जा सकता। हो सकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बट फॉर दैट ओकेजन ओनली। दिस टाइम ही इज़ जस्ट आउट ऑफ एनी वन इन 49. That is one of the shortest example of evaluation. While evaluation, you have to give value according to the circumstances, according to the reference, according to the conditions. It is not a uniformity. You have studied in your Materia Medica that thirstlessness is one of the very characteristic of which remedy? Then if thirstlessness is very marked, which remedy you will use? You have not tell me about Nux moscata. पल्साटीला बता दिया, एपिस बता दिया, जेलसीमियम is also very good, but what about Nux moscata? Which remedy you are going to use if this is very marked in your case? बाकी का सिम्टम इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, बाकी सिम्टम नहीं है वो हम नहीं कह रहे हैं। अगर ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी सिम्टम कॉमन सिम्टम है, देन व्हाट यू विल डू? और अगली बार से मेरी क्लास में कोशिश करना, नॉट ओनली ऑर्गेनन बट कीप योर रेपर्टरी एंड मटेरिया ऑल्सो एज़ फार एज़ पॉसिबल, जहाँ तक रख सकते हो। अभी आपके पास केंट्स रेपर्टरी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसमें तो होगा। चलो उसमें एक रूब्रिक है केंट में, चैप्टर माइंड खोलो,
एक रुब्रिक है कॉर्डिस। अच्छा भाई साहब लेके आए हैं, बट ये तो मर्फी। अरे बाप, पहले कैंटोमेंट भी पढ़ लो, बाद में बर्फ़ी करते रहना। Gelsemium and Lycopodium are the two important remedy in first grade. Is it so? If this mental symptom is very marked, which remedy you are going to use? Rest is common symptom. खैर अभी इस क्लास में हम मटेरियल पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बट पढ़ना स्पेशली at least in your PG, take either your therapeutic pocket book or Boger-Bonneville Science Repertory or Kent, but only within these three, and go for each mental rubric from the chapter mind, especially main rubric, don't go for sub rubric, and take out from there the number of medicines in first grade. Forget second and third also, for first time. And if there is more than one remedy, then differentiate. And differentiation should not be based on your hypothesis, your assumptions, your opinion. Because अभी जिसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं कुछ और चीज़, वहाँ इसका भी काम आएगा. डिफ्रेंशिएशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन हाँ वो ऐसा लगता है, वहाँ ऐसा दिखता है, ये ऐसा होगा. कीप ऑल असाइड, बी ऑन फैक्ट्स. एंड व्हाट इज़ द फैक्ट? इन दिस केस व्हाट इज़ द फैक्ट? फिर सब चुप हो गए. Knowledge of materia medica, it is partial true, not true. materia वाले कौन कौन हो? 1, 2, तो आप तो जवाब दीजिए. Do you know what are the types of materia medica you have already in market? There are lots of materia medica in market which is completely based on hypothesis, based on the experience of physicians, not based on the experience of prover. So be careful first and differentiate those materia medica which is based on the experience of physician. And experience तक तो फिर भी बात सही है. There is hypothesis, assumptions, stories. What are the source book of materia medica? materia medica, प्यूरा और फ्रेगमेंटा डी विरिबस वही बन के जवान होके प्यूरा बना है. बचपन में उसको फ्रेगमेंटा कहा जाता था, इसलिए दे आर नॉट द डिफरेंट. नेक्स्ट, इन लोगों को बोलने दो. हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको नाम लेने में इतना टाइम लेना पड़ रहा है, हमको इतना रिपीटेशन ऑफ डोज करना पड़ रहा है. नेक्स्ट इज अभी सुनाई भी नहीं दिया होगा इधर. इंसाइक्लोपीडिया क्या? अच्छा, और
मटेरियल वालों को तो ज़्यादा पूछा जाएगा इस पे, ऑर्गेनन जब आएगा तब ऑर्गेनन वाले फंसेंगे। जी नेक्स्ट। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? एलेंस के बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस बाय रिचर्ड ह्यूजेस। So your first factual differentiation must be from these materia medica, क्योंकि यहाँ आपको कहानी हाइपोथेसिस सुनने को नहीं मिलेगा। और आपने एक नाम और नहीं बताया, प्यूरा तो बता दिया, और क्रोनिक डिजीज़ कौन बोलेगा? उसमें नहीं है मेडिसिन। प्यूरा में कितना मेडिसिन है? कितना? 99। पहले मटेरिया वाले से पूछें कौन कौन है मटेरिया। इधर फर्स्ट 2 मैडम, प्यूरा में कितना मेडिसिन है? जी, नंबर ऑफ मेडिसिन मटेरिया मेडिका प्यूरा। और कौन है उधर मटेरिया? दोनों 99। नहीं, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है पूछ रहे हो या बता रहे हो? बताने वाला एक्सप्रेशन नहीं था ये। जी, और ये सवाल ऑर्गेनन वालों से भी पूछा जा सकता है। बोलिए। 99 ऑर्गेनन वालों को तो पिटाई भी पड़ेगी। एक कहानी सुना के फ़ायदा नहीं है। और कौन है ऑर्गेनन से? और जितना कम निकलेगा उतना फ़ाइन लगाएंगे। बोलो मंजूर है? इट इज़ ओनली 67 मेडिसिन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा। ये 99 का पहाड़ा पर रखा है आप लोगों ने। 67 मेडिसिन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा एंड द नंबर ऑफ मेडिसिन इन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। आज इंट्रोडक्शन में ही टाइम आप लोग पूरा खा गए सब्जेक्ट शुरू करने से पहले। अभी इंट्रोडक्शन बचा ही है थोड़ा सा और। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज में नंबर ऑफ मेडिसिन, बी फास्ट। हमने फ्रेगमेंटा नहीं पूछा है। क्या बात है, ओफ, याद था या कहीं से अभी तुरंत प्रकट हुआ? याद था? इट इज़ 48। अगर आप काउंट करोगे तो आपको 47 मिलेगा, बट एक्चुअली इट इज़ 48। काउंट करोगे ऐसे सुपरफिशियली तो 48 मिलेगा। वहाँ फिर एक डिफरेंट सॉल्ट्स में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा, अदरवाइज़ इट इज़ 48। तो टोटल कितना हो गया? 67 + 48 कितना? 115। और हनीमैन ने अपने लाइफ टाइम में कितना मेडिसिन प्रूव किया था? तो ये बाकी कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? ये सब यूजी में सेकेंड BHMS का सिलेबस के पार्ट है। सेकेंड या फर्स्ट BHMS ही मटेरिया है ना, ये वहीं का इंट्रोडक्टरी क्लास है जो पीजी में 8 महीने के बाद पूछ रहे हैं। 8 महीना 1 दिन, आज का दिन काउंट कर लिया था। Those 15 medicines are common in both, इसी वजह से वो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको।
They are present in Materia Medica Pura as well as in theory of chronic disease. चलो दूसरा एक चीज़ बताओ, तो हम तो अभी मटेरियल पढ़ा थोड़ी रहे हैं। उस क्वेश्चन का जवाब एग्जैक्टली तो अभी नहीं बता रहे हैं, बट उसका फील्ड बता रहे हैं। दैट द जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंट रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑफ द डिजीज़ क्या है, सीट ऑफ द डिजीज़ क्या है, एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस क्या हैं। एक पेशेंट अगर एनासार्का से सफ़र कर रहा है, देन थर्स्टलेसनेस इज़ नॉट एट ऑल पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक। एक पर्सन बुज़दिल है और बुज़दिल दिखता भी है। बुज़दिल समझते हो क्या? पक्का मीनिंग कौन बताएगा बुज़दिल का? डिफ़िकल्ट फॉर यू बट ट्राई। जिसमें हिम्मत नहीं होगी उसको टिमिड भी बोलते हैं, बैशफुल भी बोलते हैं, और ये सब रेबरिक आपके रेपर्टरी में दिया हुआ है। तभी हमने बोला है वर्कआउट करने के लिए। अगर करोगे तो देखना बड़े सारे मोती मिलेंगे इस समंदर में। खैर, बुज़दिल का मीनिंग बताएगा कोई? कभी कभी क्या है ना, वर्ड के एटिमोलॉजी को देखो डिफरेंट सोर्सेज में, बड़ा मज़ा आएगा। दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। एक फिल्म आई थी वज़ीर, देखा है किसी ने? देख रखा है अकेला, और किसी ने नहीं देखा? चलो, उसमें क्या आई थिंक फरहान अख्तर था, वो अमिताभ बच्चन से पूछता है कि हमको चेस सिखा दीजिए। तो अमिताभ बच्चन का जवाब क्या होता है पता? फर्स्ट गो एंड लर्न हाउ टू लर्न। वो इंग्लिश में नहीं बोलता है, वो कहता है सीखना सीख लो। और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, नॉट ओनली फॉर योर BHMS और MD, फॉर योर लाइफ। जिस दिन सीखना सीख लोगे, हर मोमेंट हर घटना से कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, नहीं तो हर बात से इरिटेट होते रहोगे। किसी को हार के पछतावा होता है, किसी को हार के तजुर्बा होता है। डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। क्या आप पछतावा लेके जाना चाहते हो या तजुर्बा लेके जाना चाहते हो? दोनों एक साथ लेके जा नहीं सकते आप, कोई एक ही लेके जाओगे। एक किताब है हाउ टू रीड बुक, पढ़ा है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा? 5 साल BHMS, 3 साल MD, उसके पहले 12 साल किताब ही पढ़ते आ रहे हो। एक बार पढ़ लो इस किताब को तो बाकी किताब पढ़ना बड़ा अच्छा लगेगा और आसान भी हो जाएगा। पढ़ लेना, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है ये। और नोएडा में वो रेड लाइट पे जो सिग्नल पे खड़े हो गए ना, तो वहाँ तो ऐसे ही सस्ते में मिल जाएगी ये, और इससे ज़्यादा महंगी है भी नहीं किताब। पढ़ लेना हाउ टू रीड ए बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, बिकॉज डिफरेंट एटिमोलॉजी के साथ ना आपका एक इंटरेस्ट, और फिर यही चीज़ है, हर चीज़ों को ना रटा नहीं जाता। एक ही चीज़ को अक्सर कभी हमारे उस चैनल पे भी होगा या कभी कभी पढ़ाते हैं, एक ही एलन स्किनेट है, उसको हम 10 तरीके से तोड़ मोड़ के पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 10 डिफरेंट एंगल से जानो, बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद आपके ऊपर इम्प्रिंट हो जाएगी। खैर, बुज़दिल का मतलब होता है, ये एक पर्शियन ओरिजिन का वर्ड है, और बुज़ का मतलब होता है गोट, और दिल का मतलब होता है दिल। अब बोलोगे इससे क्या मतलब? अब क्या है ना कि नोएडा में रह के इसका मतलब नहीं समझ सकते हो, इसके लिए थोड़ा सा आपको गांव में, विलेज में जाना पड़ेगा। उस गोट की एक पिकुलरिटी होती है, जब वो घास खा रहा होता है और उसके पैर के नीचे
एक सूखा पत्ता अगर उसके पैर के नीचे आ जाए और कर से आवाज़ करेगा ना, वो डर से भागेगा तुरंत। पत्ता उसी का है, पत्ता ही है, बट ही इज़ सो फियरफुल अबाउट ए साउंड विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट हैविंग एनी लॉजिकल कि ये यही है या क्या है। तो उसकी उस एटीट्यूड को लिटरेचर में एक बहुत सिग्निफिकेंट एटीट्यूड के साथ लिया गया है, और वहाँ से एक टर्म डेवलप हुआ है बुज़दिल। कभी कभी फिल्मों में नहीं सुना होगा, शेर का जिगर रखते हैं, तो क्या ट्रांसप्लांट होके थोड़ी आया हुआ होता है? क्यों कहा जाता है? अब शेर का अपना एक कैरेक्टर है, उसी तरह से उस गोट का एक अपना कैरेक्टर है, और वहाँ से आया है बुज़दिल, और उसका एक एक्सप्रेशन है व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, कॉवार्डिस। सो एक बुज़दिल है और दिखता भी है, एक बुज़दिल है दिखता नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस। चल जाएगा इतना? खैर, हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम योर इनसाइड क्लेम दिस? जल्दी जल्दी बोलो, ज़्यादा कुछ है नहीं। 1 2 3 4 5 बस। 2.5 अक्षर तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ये 5 वाला अक्षर है। हाउ मेनी ऑफ यू क्लेम दिस? क्या बात, इतने भी सच्चे मत बनो। कभी कभी थोड़ा सा झूठ भी ज़रूरी होता है लाइफ में, बस उतना ही तक जितना तक कि दूसरे को उससे नुकसान ना पहुंचे। सो दिलासाई के लिए कोई तो क्लेम करो। हो चाहे नहीं हो, पढ़ाई में इसका ध्यान रखो, तो अल्टीमेटली हो ही जाओगे। And this was the shortest introduction of your need of your this subject, although applicable for every subject, but this subject is especially made for this purpose. For each and every part you are going to study, you are going to do, be specific. निश सुना होगा आप लोगों ने? हाँ, किसको बोलते हैं? अब करना शुरू करोगे, किसी को दिक्कत हो जाएगी जिसका। इफ़ यू आर गोइंग टू विजिट ए जनरल फिजिशियन इन एनी हॉस्पिटल, and if you are going to visit a pulmonologist, दोनों का फीस एक होता है। क्यों? बिकॉज एक के पास निश है। अब पूरा बोलना, सिर्फ लास्ट वाला मत बोलना, दैट मे क्रिएट ट्रबल। दैट इज कॉल्ड बी स्पेसिफिक। और उस पल्मोनोलॉजिस्ट में भी अगर आप सुपर स्पेशलिटी करोगे किसी एक में, और आपका फीस और बढ़ेगा। फीस बढ़ेगा मतलब क्या? आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हनीमैन अपने हनीमैन नहीं, रिचर्ड ह्यूज की किताब पढ़ोगे जिसमें लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हनीमैन है, आई थिंक रिचर्ड हेल में पार्ट 1 पेज नंबर 152 पढ़ के देखना, रिगार्डिंग फिक्सिंग योर फीस। होम्योपैथ को तो ज़्यादातर चैरिटेबल में बैठने की आदत हो जाती है ना, बिकॉज अपनी ही वैल्यू नहीं होती, और वैल्यू है भी तो पता नहीं होता।
पता हो भी जाता है तो करेज नहीं होता, ऑल्दो पहले ईयर से ओडेसा पेरे पढ़ता हुआ चला आ रहा है. डोंट लेट द अदर्स टू इवेल्युएट यू, गिव योर वैल्यू योर सेल्फ and be capable of that value. Decide your value and make yourself capable of that value. Be specific. First term, from your learning to your earning, everywhere be specific. अगर learning में specific नहीं हो तो प्रैक्टिस में नहीं होगे, प्रैक्टिस में नहीं हो तो अर्निंग में नहीं होगे, अर्निंग के अलावा भी कुछ पर्पस है तो वहाँ भी नहीं होगे. अगर स्पेसिफिक नहीं होगे तो क्या होगे? मीडियोकर, भीड़. और भीड़ में सिर्फ भीड़ ही होती है, भीड़ की पहचान नहीं होती, भीड़ की पहचान नहीं होती. इफ़ यू वांट टू डेवलप योर आइडेंटिटी के बाद में आज से 50 साल बाद आपके किसी कॉलेज में कोई पढ़ा रहा हो, जैसे अभी हम केंट की बात कर रहे हैं, बोनी हुसैन की बात कर रहे हैं, तो क्या यही 10-12 होम्योपैथ अभी तक हुए 2-2.5 साल में, 200 साल में? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम ओनली? क्योंकि वो भीड़ से बाहर थे. तो या भीड़ में रहना है या इट इज़ ऑलवेज नॉट गुड टू बी ए मास्टर ऑफ ऑल द ट्रेड. क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल. सो बी specific whatever you are going to study, then only finally you will be more specific, more valuable in everything. और बी स्पेसिफिक होने का भी कोई टाइम है? इसको हम फिनिश करके जाएंगे थोड़ा सा. कोई दूसरा अपॉइंटमेंट तो नहीं है? होगा भी तो ऐसे भी जब तक कोई धक्का नहीं देता हम जल्दी क्लास से निकलते नहीं हैं, चाहे अंदर से कोई धक्का दे या बाहर से दे. बी स्पेसिफिक. क्लियर? स्पेसिफिक होने के लिए आप बोलोगे हम तो स्पेसिफिक है लेकिन सारा जहां हमारा नहीं, तो उतना भी स्पेसिफिक मत हो जाइए, क्योंकि ये कैरेक्टर तो सिर्फ ऊपर वाले का है, बाकी के लिए मेजरेबल. मेजर योर कैपेसिटी, योर स्पेसिफिसिटी. कितना को आप लेके आगे बढ़ोगे? मेजर. आप जो कर रहे हो वो मेजरेबल है कि नहीं, वो क्वांटिफाइड किया जा सकता है कि नहीं. स्टडी में भी हम सिर्फ मोटिवेशनल टाइप पे नहीं जाना चाह रहे हैं. आप जो पढ़ने जा रहे हो ये इतना इतना ऐसा होना चाहिए, ये पॉइंट्स होना चाहिए, आउटकम होना चाहिए. बी मेजरेबल. मेजरेबल का मतलब होता है इन स्टडी क्वांटिफाइड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं फैला होना चाहिए. मेजरेबल. स्पेसिफिक हो गए, मेजरेबल भी हो गया, लेकिन आपने एक ऐसी चीज़ सीखी जिसका आज कोई ज़रूरत ही नहीं है. एक ऐसी चीज़ सीख ली जिसका आज कोई. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट बीइंग स्पेसिफिक? उसके लिए क्या चाहिए? एप्लीकेबल. जो सीख रहे हो, जो कर रहे हो, वो एप्लीकेबल है कि नहीं आज के दौर में? आपने बहुत मोटिवेटेड होके आज एक फैक्ट्री डाली, क्या बनाने के लिए? फ्लॉपी. नाम सुना है फ्लॉपी का? घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनना. एक ज़माना था जब कंप्यूटर में लगाया जाता था. फ्लॉपी तो दूर, अब तो सीडी भी ख़त्म हो गया. और कुछ दिन के बाद ये जो अभी आप ड्राइव लेके घूम रहे हो ना, वो भी बैकडेटेड हो जाएगा, सब क्लाउड पे होगा. सो एप्लीकेबल, वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न, whatever you have calculated, whatever quantified study you have done, whatever specificity you have chosen, applicable है कि नहीं है?
एप्लीकेबल भी है, रेलिवेंस क्या है उसका, कितना रेलिवेंट है वो। रेलिवेंट मतलब होता है, आप देखोगे आपने एक चीज़ तैयार किया, इसने एक चीज़ तैयार किया, उसने एक चीज़ तैयार किया, मार्केट में कंज्यूमर जा रहा है, किसको अप्रोच करेगा? आप तीनों ने एक बहुत रेलिवेंट प्रोडक्ट तैयार किया, पढ़ाई की, पेशेंट आएगा, किसके पास जाएगा? 3 पल्मोनोलॉजिस्ट एक साथ बैठे हो, 3 होम्योपैथिक एमडी बैठे हो, किसके पास जाएगा वो? वहाँ पे रेलिवेंट कंपेयर होता है, कौन कितना रेलिवेंट है। सो ये एप्लीकेबल तो है, रेलिवेंट कितना है। आप जो पढ़ रहे हो स्पेसिफिक है, टारगेट करके पढ़ा, क्या चीज़ पे ज़्यादा वैल्यू दोगे, कौन से स्टडी पे कम वैल्यू दोगे, कौन सा पार्ट। सपोज कर लो आप मटेरिया पढ़ रहे हो और आपने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आपने मटेरिया में जी जान लगा के याद किया, क्या? फैमिली, हैबिटेट, कॉमन नेम, एक्टिव प्रिंसिपल, एक एक मेडिसिन का, पूरे 5000 मेडिसिन का आपको याद हो गया। स्पेसिफिक, मेजरेबल, कितना एप्लीकेबल और कहाँ एप्लीकेबल है। हाँ, मेरे जैसा इसी क्लास में आओगे तो यहाँ सुनाने के लिए ठीक है, बट इन क्लिनिक कितना रेलिवेंट है ये, कितने पेशेंट को इससे ठीक कर लोगे, आपको कितने दवाई का कॉमन नेम याद है, इससे एक्टिव प्रिंसिपल याद है उससे। गेटिंग माई पॉइंट? रेलिवेंट। चलो सब कुछ कर लिया, लेकिन करने में ही 50 साल लगा दिया, तो बुढ़ापे में कमाओगे? हरिद्वार जाने के एज में शिमला तो जाओगे नहीं, या देहरादून, मसूरी, अब तो एज आ गया हरिद्वार जाने का, नहीं? तो हर चीज़ अपने समय पे ही अच्छा लगता है। तो आपको ये सारा कुछ करना भी है, तो किस चीज़ को ध्यान में रख के करना है? हाँ, कि घूमने जाना हो तो आप अपने जवानी में जाओ, पता चला पोते के साथ जा रहे हो तो फिर पोता रास्ते में आपको हरिद्वार उतारेगा और फिर वो आगे निकल लेगा। स्टडी में वैसे ही खूब पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम निकल गया, पता चला 3rd बैच के साथ एग्ज़ाम दे रहे हो, बी स्पेसिफिक, सब चीज़ एक ही सब्जेक्ट में निकाल दिया, एक ही टॉपिक पे निकाल दिया, तो एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं। कोई बात नहीं है, 3rd बैच के साथ दे देंगे एग्ज़ाम। आपके कोर्स का एक टाइम लिमिट बना है ना, तो जितना भी कुछ करना है उस टाइम लिमिट के अंदर ही करना है ना। टाइम बाउंडेशन आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है अटैकिंग इज़ द बेस्ट डिफेंस। अटैकिंग इज़ द बेस्ट डिफेंस व्हाट? जिसने पहले चाल चल दिया वो एटलीस्ट 2 कदम आगे तो होता ही है दुश्मन से। इंतज़ार करते रहोगे कि वो हिलेगा तब करेंगे, पता चला वो ऐसा हिला कुछ कि फिर आपको हिलने का मौका ही नहीं रखा। टाइम बाउंड, इसी को कहा जाता है बी प्रोएक्टिव। एक क्लास में टीचर ने एक सवाल पूछा, आपको पता है, सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो। क्यों? टीचर मेरे तरफ हाथ उठाएगा तब। हो सकता है आपको बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर को लगेगा ये तो ऐसी डंप है, कभी जवाब ही नहीं देता। बी प्रोएक्टिव, सही टाइम पे मौका मिले, जहाँ जितना जताने का मौका मिले, मौका नहीं छोड़ो। पहचान वहीं से शुरू हो जाता है। टाइम बाउंडेशन। सो ये इतना बताने का मतलब था। अब ये जो आपको स्टडी जो करने जा रहे हो, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने ऑर्गेनन पढ़ लिया, मटेरिया पढ़ लिया, रिपर्टरी पढ़ लिया। अभी हमने 2 क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब
ही नहीं मिला। ये तो फिर यही वाली बात आ गई। अगर जवाब मिल भी जाता तो फिर हम पूछते पेशेंट में कैसे पहचानोगे? क्या आप अपने क्लिनिक के बाहर एलन स्किनोट की दुकान लगा के रखोगे कि दोज हु आर कमिंग टू मी फर्स्ट रीड दिस एंड कम टू मी, और पढ़ के आओ, सिम्टम बताओ, फिर हम दवाई देंगे? तभी तो पेशेंट आके बोलेगा मैट्रिया के लैंग्वेज में। अदरवाइज पेशेंट हैज़ हिज ओन लैंग्वेज और यू हैव योर ओन लैंग्वेज। देन व्हाट इज़ द ब्रिज बिटवीन दैट? हिस्ट्री में अनगिनत एलन स्किनोट लाइन बाय लाइन याद है, मैट्रिया का बोरिक लाइन बाय लाइन याद है, बट क्लिनिक तो अगर आप एफ्रोजम नंबर 1 हटा दो तो बाकी सब ठीक है, चलेगा। बट इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट तो एप्लीकेशन, सिम्टम तो रट लिया, सारा कुछ कर लिया, एप्लीकेशन ये मटेरियल रटना और उसको अप्लाई करना। एक लास्ट में ख़त्म करते करते एक छोटा सा आपको स्टोरी बता देते हैं। नहीं, बगैर कहानी के क्लास ख़त्म नहीं होता ना। एक बंदा था, उसको सपोज़ कर लो एक पहाड़ी पे चढ़ना था, या एक ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। एक पतला नदी पे एक बहुत पतला पुल था, उसके ऊपर क्रॉस करना था, कोई सपोर्ट भी नहीं था XYZ। तो उसको लेके बहुत चिंतित था। तो अक्सर बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारे रिलीजियस गुरु होते हैं, उनके पास बड़े सारा मंत्र होता है। तो वो एक मौलवी साहब के पास गया कि ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मौलवी साहब ने उसको एक मंत्र दिया, ये पढ़ो, आपका काम आसान हो जाएगा। उसने उसको पढ़ा और वो पढ़ते हुए पार करके चला गया। वेल, कुछ महीने बाद उस मौलवी साहब को जाना था उसी रास्ते से, एंड ही वॉज़ वेरी अफ्रेड, और बड़े उलझन में पड़े हुए थे। इत्तेफाक से वही बंदा मिला जिसको मौलवी साहब ने मंत्र दिया था। उसने कहा, अरे आप क्यों परेशान हो, आपने जो बताया था उससे हम गए, क्रॉस कर गए। मौलवी साहब कुछ अच्छा क्रॉस कर गए? बोले हाँ। मौलवी साहब भी खुश हुए, पढ़ते हुए गए और गिर गए। क्यों? सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? ये जो एनालिसिस और सिंथेसिस बताया है, कम से कम इस रेफरेंस में बताओ ना, ये कहानी सुनाया है, इसी का तो एप्लीकेशन है। ये क्यों? नाउ एनालाइज एंड सिंथेसाइज। जिसको पहले क्रॉस करनी थी उसको मल्टीपल टेक था, हमारे को खुद को टेक नहीं। सिंपल सी बात है, सारा कहानी का रिजल्ट बदल गया। नहीं एप्लीकेबल। कर लिया है, पढ़ लिया है, आपके ऊपर फेथ कहाँ से आएगा आपको? और आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है ना, वो पहले अगर आपको खुद पे बिलीफ नहीं है तो पेशेंट कहाँ से आपके ऊपर बिलीव करने जाएगा? जब तक आपने वो ब्रिज डेवलप नहीं किया है तो फेथ कहाँ से डेवलप होगा? मैं क्लियर? So whatever you are going to read from today onwards, take a picture of this and use everything. This is the final application. And when you will be able to use this, then there is no need to say that you are smart. Your each and every action will reflect that you are smart. नहीं, एक गुलाब यहाँ पे रख दिया जाए ढक के तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे एक फूल रखा हुआ है, अगर वो आर्टिफिशियल नहीं है तो। नहीं, अदरवाइज़
उसकी पहचान उसकी खुशबू है, उसके ऊपर टैग लगा हुआ नेम नहीं है। तो दैट विल रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर, योर एक्शन, योर थॉट, योर वर्ड, एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट दैट यू बिलोंग्स टू दिस फाइनल टारगेट। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास से तो इसलिए कहा कि आप जब अगली क्लास में आएंगे, एक तो आप सिलेबस लेके आओगे, दूसरा ये सिर्फ सोच के मत आना कि ऑर्गेनन का टीचर आ रहा है, बाकी चीज़ में डंप है। ठीक है? नहीं बताना पड़ जाता है कभी कभी, खुशबू तो बाद में आपको मिलेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।